गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अपने आज राजस्थान में प्रजामंडल पर बात करेंगे। राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान में प्रजामंडल, राजस्थान में कुल कितने प्रजामंडल है? हाँ जी, 20 प्रजामंडल है। ऐसी कोई रियासत जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई? राजस्थान की ऐसी रियासत जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं होती है। हाँ जी, या ऐसा प्रजामंडल जो बिना रियासत के स्थापित हुआ हो, यानी रियासतों में प्रजामंडल तो स्थापित हुए हैं, ऐसा प्रजामंडल जो बिना रियासत के स्थापित हुआ हो, यानी रियासत नहीं थी फिर भी प्रजामंडल है वहां। अब देखिए, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि उस रियासत में जिसकी भी जहां भी प्रजामंडल की स्थापना हो रही है वहां क्या करना, उत्तरदायी शासन है, ये उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ये क्या था, इन प्रजामंडलों का उद्देश्य था, स्थापना करना। अब यहां हमारी राजस्थान में जो कुल प्रजामंडल हैं, ये कुल प्रजामंडल स्थापित होते हैं, कितने होते हैं? कुल प्रजामंडल राजस्थान में 20 स्थापित होते हैं, संख्या रहती है इनकी 20। और इनमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि टोंक ऐसी रियासत थी जहां प्रजामंडल की स्थापना हुई थी या नहीं हुई थी? टोंक प्रजामंडल सुना है क्या? हाँ जी, सुना है टोंक प्रजामंडल। टोंक जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, टोंक एक ही हमारी रियासत थी जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। एक तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, टोटल 20 है, उनमें रियासतें कितनी है हमारे? रियासतें 19 थी। 19 रियासतों में से टोंक में नहीं हुई, बाकी सारी 18 रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो 18 रियासतें, 2 प्रजामंडल और कौन से रह गए? एक तो कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ क्या था? कुशलगढ़ ठिकाना था जहां प्रजामंडल स्थापित हुआ। अब ये कितने हो गए? 19, 18 रियासतें और एक कुशलगढ़ ठिकाना। एक और कौन सा था 20वां? हाँ जी, धौलपुर तो रियासत है, 18 में आ गया। 18 रियासतें, 19 रियासतों में टोंक को छोड़कर 18 रियासतों में हो गया स्थापित। इसके अलावा एक प्रजामंडल और कौन सा था? कौन सा? किशनगढ़ रियासत है, लावा था ही नहीं, ठिकाना प्रजामंडल नहीं था। अलवर रियासत है, हाँ जी। अजमेर प्रजामंडल नहीं था, जैसलमेर रियासत है, हाँ जी। अब देखिए, अपने को ये ध्यान रखना है कि एक हाड़ौती प्रजामंडल स्थापित होता है। कौन सा है? हालांकि ये प्रजामंडल है, हाड़ौती प्रजामंडल मृत प्राय रहता है, कार्य नहीं करता, पर ये 20 प्रजामंडलों में गिनती होती हैं।
ये स्थापित हुआ है, ये हाड़ौती कोई रियासत नहीं थी। टोंक में प्रजामंडल स्थापित, सॉरी बूंदी में प्रजामंडल स्थापित हुआ है, कोटा में हुआ है, झालावाड़ में हुआ है। ये हाड़ौती क्षेत्र की थी तीनों रियासतें, वहां तीनों में अलग अलग हुआ है। इसके अलावा हाड़ौती प्रजामंडल भी स्थापित होता है। अब अपने इनको एक एक करके देखते हैं भी कहां क्या हुआ था। राजस्थान में पहला प्रजामंडल कौन सा स्थापित होता है? हाँ जी, सबसे पहले 1931 के वर्ष में राजस्थान में प्रजामंडल कितने स्थापित होते हैं? 2 होते हैं। जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल है, ये 1931 के वर्ष में स्थापित होते हैं। अब यहां अपने ध्यान रखने कि इसकी स्थापना कब की गई? 1931 ईस्वी में की गई, 1931 में की गई। एक तो यह अपने ध्यान में होना चाहिए। सेकंड कि यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल था, राजस्थान का पहला प्रजामंडल था, यह अपने को ध्यान रखना है। मंडल था। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि ये जब स्थापित होता है 1931 में, 1931 में स्थापना के समय इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसके पहले जो अध्यक्ष बने हैं, कोई बताएगा? इसके पहले अध्यक्ष, ये इसके संस्थापक भी थे, ये इसके अध्यक्ष भी थे, और वो थे कर्पूर चंद्र पाटनी। कर्पूर चंद्र पाटनी हैं, ये इसके अध्यक्ष बने पहले। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां एक चीज और ध्यान रखनी है कि कर्पूर चंद्र पाटनी ने अपनी कुछ साथियों के साथ मिलकर इस प्रजामंडल की क्या की है? स्थापना की है। अब इस प्रजामंडल की स्थापना तो कर दी, पर ये प्रजामंडल है ये मृत प्राय रहा, ये भी, यानी इसने कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया, केवल स्थापित हुआ है और इसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो इसके पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई। तो अपने को यह ध्यान रखने कि इसका पुनर्गठन किया जाता है। इस प्रजामंडल का, यानी जो जयपुर प्रजामंडल है, इसका पुनर्गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1936-37 में किया जाता है। और जब इसका पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन के टाइम ये व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू करता है, तो इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसके उपाध्यक्ष, क्योंकि ये हमारा पहला प्रजामंडल है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। महामंत्री, अब महामंत्री को कहीं सचिव भी लिखा हो सकता है, तो सचिव और संयुक्त मंत्री, या इनको कह दो संयुक्त सचिव, ही इस प्रजामंडल में कौन कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष बने हैं, यानी पुनर्गठन के बाद ये थे चिरंजीव लाल मिश्र। ये चिरंजीव लाल मिश्र हैं, ये काफी बार पूछे जा चुके हैं। बाकी 3 नाम मैंने लिखे हैं, ये पूछे नहीं गए हैं, पर आजकल क्या है कि ट्रेंड है, थोड़ा चेंज हो रहा है, चेंज के अनुसार पूछे जा सकते हैं। तो इसके उपाध्यक्ष कौन बने? इसके उपाध्यक्ष बने हैं जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज है, ये उसके उपाध्यक्ष बने हैं। महामंत्री हीरालाल शास्त्री बने हैं, हीरालाल शास्त्री। और इसके संयुक्त मंत्री बने थे कर्पूर चंद पाटनी। इसके पुनर्गठन के बाद, इसके बाद में इसने कार्य करना क्या किया था? शुरू किया था। अब देखिए अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, पुनर्गठन के बाद अध्यक्ष, और आगे अध्यक्ष और पूछे जाते हैं। वो अध्यक्ष क्या पूछे जाते हैं कि इसका पहला अधिवेशन, इसका पहला अधिवेशन है, ये कब और कहां होता है? तो
इस जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है ये 1938 ईस्वी में हुआ। और कहां पर हुआ? जयपुर में ही हुआ, जयपुर में। और इसके क्या है कि पहले अधिवेशन के अध्यक्ष, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। देखिए ये 3 अध्यक्ष हो गए हैं, पहले स्थापना के समय अध्यक्ष, फिर पुनर्गठन के टाइम अध्यक्ष, फिर पहले अधिवेशन के टाइम अध्यक्ष। तो ये अपने को तीनों अध्यक्ष अलग अलग ध्यान रखनी है कि ये जमनालाल बजाज यहां अध्यक्ष है। अब क्या होता है कि 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में इस पर क्या करते हैं, इस पर यहां जयपुर सरकार है वो प्रतिबंध लगा देती है। और प्रतिबंध जब इस पे लगाया गया, किस पे? प्रतिबंध हर एक पे लगे हैं जितने भी प्रजामंडल स्थापित हुए हैं, पर ये विशेष है, विशेष इसलिए है क्योंकि जब इसको प्रतिबंध इस पे लगता है तो इसका कार्यालय स्थानांतरण किया जाता है। इसका कार्यालय है ये स्थानांतरित किया गया, यानी कार्यालय कहां पे था? पहले जयपुर में है, जयपुर में स्थापित हुआ है, जयपुर में इसका क्या है? कार्यालय है। और जब 1939 में इस पे क्या है? प्रतिबंध लगता है। प्रतिबंध लगता है तो इस प्रतिबंध के बाद इसका कार्यालय आगरा स्थानांतरित किया जाता है। ये इंपोर्टेंट रहेगा, कभी क्वेश्चन आया नहीं है, निश्चित तौर पे आएगा। जब आएगा बहुत से विद्यार्थियों से आपको आगे करेगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसका कार्यालय राजस्थान से बाहर स्थानांतरित हुआ है, स्थापित होने के बाद, स्थापित तो बाहर हुए हैं पहले, कलकत्ता में बीकानेर वाला हो गया, सिरोही बंबई में हो गया, है ना, पर स्थापित होने के बाद जो कार्यालय स्थानांतरित होता है वो जयपुर का होता है। कहां पे होता है? आगरा में होता है। ये अपने ध्यान रखेंगे। और फिर क्या है, फिर आगे कि इसके बाद जब प्रतिबंध लग जाता है तो कार्यकर्ता है उन पे भी प्रतिबंध लगता है। अब क्या है कि जमनालाल बजाज है, ये जमनालाल बजाज जो क्या है कि इस प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये जमनालाल बजाज इन पे क्या है? प्रतिबंध के बावजूद ये जयपुर में प्रवेश का प्रयास करते हैं। जब ये जयपुर में प्रवेश का प्रयास करते हैं तो इन्हें क्या है कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्होंने प्रयास किया है जयपुर में प्रवेश का, और इन्हें बैराट, जब ये जयपुर रियासत में आ जाते हैं तो बैराट में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि इन्होंने प्रयास किया और बैराट में इनको गिरफ्तार किया गया, पर जब ये गिरफ्तार हुए हैं तो गिरफ्तार होने के बाद में इनके विरोध में यहां पे सत्याग्रह होता है, जिस पे क्वेश्चन आया है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह हुआ और इस सत्याग्रह का नेतृत्व है ये पुरुषों में तो कौन करते हैं? हीरालाल शास्त्री करते हैं। हीरालाल शास्त्री इसी के बाद इस प्रजामंडल के मुख्य नेता के रूप में उभरकर सामने आते हैं। और महिलाओं का नेतृत्व, ये महिला पूछी गई है, ये है दुर्गावती देवी शर्मा। दुर्गावती देवी शर्मा है। ये क्वेश्चन आया था कि सत्याग्रह का किसने नेतृत्व किया था। और दूसरा अपने को यह भी ध्यान रखने है कि दुर्गावती देवी शर्मा है, ये क्या है कि ये किस प्रजामंडल से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आया है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है। ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इन जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के विरोध में जो सत्याग्रह होता है, इस सत्याग्रह में क्या किया जाता है? ये दोनों नेतृत्व करते हैं। अब क्या है कि गांधी जी जो कहां थे? गांधी जी सेंटर में बैठे थे। अभी कांग्रेस की पॉलिसी में चेंज हो गया था। कांग्रेस भी क्या कर रही थी? देशी रियासतों को सपोर्ट कर रही थी। तो ये गांधी जी के कहने पर यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। गांधी जी के कहने पर
कहने पर क्या हुआ कि ये सत्याग्रह है, ये स्थगित किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया और इसके बाद क्योंकि गांधी जी ने यहाँ के शासक वर्ग से बात की थी तो इनका प्रजामंडल का और इनका समझौता हो जाता है। समझौते के बाद में प्रजामंडल का पंजीकरण होता है। अब देखिए अगला अध्यक्ष ध्यान रखना है अपने को कि पंजीकरण, इस जो प्रजामंडल है इसका पंजीकरण कब होता है, स्थापना कब हुई है 1931 में, पुनर्गठन कब हुआ है 36-37 में, और पहला अधिवेशन कब होता है 1939 में, प्रतिबंध कब लगता है 1939 में, और आगरा स्थानांतरित कब होता है 1939 में प्रतिबंध लगती, और 1939 में सत्याग्रह होता है। उसके बाद सत्याग्रह वापस भी लिया जाता है। फिर क्या है कि यहां समझौता होता है और समझौता होने के बाद 1940 ईस्वी में इस प्रजामंडल का यानी जयपुर प्रजामंडल का पंजीकरण किया जाता है। और इसका जब पंजीकरण किया जाता है तब इसके अध्यक्ष कौन थे, तब इसके अध्यक्ष हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री इसके पंजीकरण के टाइम इसके अध्यक्ष थे जयपुर प्रजामंडल के। तो ये अपने को ये बड़ी बड़ी बातें, इसके बारे में प्रारंभिक बातें ध्यान रखनी है। अब देखिए जयपुर प्रजामंडल में जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है इसकी स्थापना का, पहले अध्यक्ष का। उसके बाद में इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। एक तो होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट और दूसरा होता है आजाद मोर्चे का गठन। इन दोनों पर केंद्रित है ये सवाल रहता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है जो जयपुर प्रजामंडल का, वो पूछा गया है जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल में हुआ, एक ये ध्यान रखना है। सेकंड कब हुआ, थर्ड किसके बीच में हुआ, तो और इसके अंदर क्या बातें थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ 1942 में। ये किन के बीच में होता है, तो ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष है कौन, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री हैं जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे 1942 में भी, इनके बीच में। और दूसरी व्यक्ति कौन है, मिर्जा इस्माइल खां। ये मिर्जा इस्माइल खां कौन है, हाँ जी, ये जयपुर के प्रधानमंत्री, जयपुर के प्रधानमंत्री है मिर्जा इस्माइल खां। इन दोनों के बीच में यह समझौता होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट है, इस जेंटलमैन एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन आया है वो तो यही आया था, अब तक कई बार आया है। यह है कि जयपुर प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया कि नहीं लिया, भाग नहीं लिया। ये किस समझौते के तहत उन्होंने भाग नहीं लिया, तो कौन सा समझौता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट है। पर यहां अपने को अन्य चीजें भी ध्यान रखनी है, क्योंकि आजकल ट्रेंड क्या बन रहा है क्वेश्चन पूछने का, आजकल ट्रेंड ये बन रहा है कि निम्न में से जेंटल एग्रीमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तब क्या है कि हमें सारी बातें उसके अंदर की पता होनी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण समझौता है ये। अब देखिए इस एग्रीमेंट में होता क्या है, नंबर एक तो कि जयपुर राज्य अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगा। जयपुर राज्य है, ये अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगा, एक बात। सेकंड,
जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को, जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को क्या किया जाएगा कि ब्रिटिश विरोधी जुलूस निकालने वे धरना प्रदर्शन की अनुमति होगी। यानी कुल मिला के यहां क्या है कि जयपुर राजा है वो उनकी सहायता नहीं करेगा, ये बात हुई। सेकंड की प्रजामंडल के कार्यकर्ता हैं वो क्या करेंगे, वो धरना प्रदर्शन कुछ भी कर सकते हैं, इसमें जयपुर राज्य उनको रोकेगा नहीं। लगभग राजा क्या करते थे, रोकते थे। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसका ये था कि इसके एवज में क्या है, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। देखिए यहां मुख्य मकसद इनका यही था कि कैसे न कैसे करके क्या किया जाएगा कि जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से क्या किया जाए, रोका जाए। ये मेन मकसद था इनका, किनका, इनका जयपुर राज्य का, और ये इस मकसद में कामयाब हो गए। इस एग्रीमेंट के तहत जयपुर प्रजामंडल है, इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया है। ये क्वेश्चन आता है कि किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये भाग नहीं लेते। ठीक है, नेक्स्ट आजाद मोर्चा। अब देखिए जो आजाद मोर्चा है इसका गठन कब होता है, 1942 में ही होता है आजाद मोर्चा। अब आजाद मोर्चा का गठन क्यों किया गया, इसके प्रमुख गठनकर्ता थे इसके गठनकर्ता, अगर हम एक व्यक्ति का नाम कहें कि इसका गठन किसने किया, तो वो होंगे बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र है, ये इसके गठनकर्ता थे प्रमुख। इनके साथ इनके सहयोगी थे, कौन थे, रामकरण जोशी थी, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और हंस डी राय, ये इनके सहयोगी थे। प्रमुख व्यक्ति इनमें आजाद मोर्चे में ये है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसका गठन क्यों किया गया, तो इसके गठन का जो उद्देश्य था वो क्या था कि ये सारे के सारे क्या थे, ये जो व्यक्ति हैं मैंने लिखे हैं यहां, सारे के सारे जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे और ये जेंटलमैन एग्रीमेंट से नाराज थे, क्योंकि ये चाहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहिए। जबकि इन्होंने समझौता कर लिया अध्यक्ष ने, हीरालाल शास्त्री ने, तो इसके बाद ये भाग नहीं ले रहे हैं। तो इसका जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना, ये इस आजाद मोर्चे का प्रमुख उद्देश्य था। और आजाद मोर्चा है, इसने क्या किया है,
इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है, ये आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, अब इसका गठन का उद्देश्य तो ये है, यहां क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका गठन क्यों किया गया, या कह दें कि इसका गठन किसने किया। तो अपने को यहां ये उत्तर भी ध्यान रखना है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट से, जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने इसका गठन किया, यानी आजाद मोर्चे का गठन किया। ठीक है, तो ये अपने इसको ध्यान रख लेंगे। यहां अभी की जयपुर की तरफ से किस संस्था ने क्या किया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट, सॉरी, इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, तो वो कौन सी संस्था है, आजाद मोर्चा है। यहां अपने ये भी ध्यान रखेंगे कि यहां क्या होता है कि अब क्या है कि एक प्रजामंडल आंदोलन है, यहां हम कह रहे हैं कि हमारे देश की आजादी के लिए काम करने वाले लोग हैं। अब वो क्या पढ़ रहे हैं, कमजोर पढ़ रहे हैं, और कमजोर पढ़ रहे हैं तो यहां हमारे राष्ट्रीय नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 1945 ईस्वी में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन है, ये लगभग समाप्त हो गया था इस समय। 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से, जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चे का विलय, आजाद मोर्चे का जो विलय है जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया, यानी वापस इनमें समझौता करवा दिया था किसने, जवाहरलाल नेहरू। विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां के कि जयपुर प्रजामंडल में क्या होगा, ये प्रमुख घटनाएं पूछी जाती है। तो प्रारंभ में तो अध्यक्ष वाला सिस्टम ऐसे ही में ज्यादा है सबसे, कि पहले अध्यक्ष, फिर गठन के, फिर अधिवेशन के अध्यक्ष, फिर पंजीकरण के अध्यक्ष, है ना। तो ये सारी तरह के अध्यक्ष पूछे गए हैं, अलग अलग नाम से पूछे गए, इसलिए ध्यान रखना है। और ये दो प्रमुख संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का आप ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे अपने, हाँ जी, राजस्थान में प्रजामंडल, राजस्थान में प्रजामंडल। इसमें लिखेंगे प्रजामंडलों की स्थापना रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए की गई थी। प्रजामंडलों की स्थापना रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए की गई थी। राजस्थान में कुल 20 प्रजामंडल थे। राजस्थान में कुल 20 प्रजामंडल थे। राजस्थान में कुल 20 प्रजामंडल थे। टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। कुशलगढ़ ठिकाना होते हुए भी वहां प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कुशलगढ़ ठिकाना होते हुए भी वहां प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 जयपुर प्रजामंडल।
इसकी स्थापना 1931 में की गई तथा इसके पहले अध्यक्ष, इसकी स्थापना 1931 में की गई तथा पहले अध्यक्ष कर्पूर चंद पाटनी बने। पहले अध्यक्ष कर्पूर चंद पाटनी बने। यह राजस्थान का पहला, यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। यह प्रजामंडल मृत प्राय रहा, अर्थात इसने कोई कार्य नहीं किया। यह प्रजामंडल मृत प्राय रहा, अर्थात इसने कोई कार्य नहीं किया। इसने कोई कार्य नहीं किया। 1936-37 में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन कर 1936-37 में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन कर इसके निम्नांकित पदाधिकारी बनाए गए। इसकी निम्नांकित पदाधिकारी बनाए गए। अब आप ये लिख दो 4 पदाधिकारी: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री। अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र, उपाध्यक्ष जमनालाल बजाज, महामंत्री हीरालाल शास्त्री, संयुक्त मंत्री कर्पूर चंद पाटनी। इसके बाद में लिखेंगे पहला अधिवेशन, छोटी सी हेडिंग डालेंगे, पहला अधिवेशन। इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1938 में जयपुर में हुआ। इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1938 में जयपुर में हुआ। जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की। की। अब इसमें एक आप 2 नाम और लिख लीजिएगा। एक तो कस्तूरबा गांधी, कौन है? हाँ जी, महात्मा गांधी की पत्नी थी। और दूसरी काका कालेलकर, नाम सुना है क्या? हाँ जी, काका कालेलकर, इन्होंने भाग लिया। काका कालेलकर किसके लिए जाने जाते हैं? कौन से आयोग से संबंधित है? पिछड़ा वर्ग जो आयोग गठित होता है 1953 में, उसके पहले अध्यक्ष थे ये पूछे गए हैं उस रूप में, काका कालेलकर। लिखेंगे इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी व काका कालेलकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी भाग लिया। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी व काका कालेलकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी भाग लिया। नेक्स्ट, उन्नीस ईस्वी में इस प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1939 में इस प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1939 ईस्वी में इस प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद
इसका कार्यालय, इसके बाद इसका कार्यालय आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद इसका कार्यालय आगरा, आगरा को यूनिट को हम लिख के अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, स्थानांतरित कर दिया गया। प्रतिबंध के बावजूद जब 1939 ईस्वी में जमनालाल बजाज ने, प्रतिबंध के बावजूद जब 1939 ईस्वी में जमनालाल बजाज ने जयपुर राज्य में प्रवेश का प्रयास किया, जयपुर राज्य में प्रवेश का प्रयास किया, जयपुर राज्य में प्रवेश का प्रयास किया, प्रवेश का प्रयास किया, तो इन्हें बेराट नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। बेराट नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के विरोध में, जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के विरोध में हीरालाल शास्त्री व दुर्गावती देवी शर्मा, हीरालाल शास्त्री व दुर्गावती देवी शर्मा ने, शर्मा के नेतृत्व में हीरालाल शास्त्री वह दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ। जयपुर प्रजामंडल में, नए पॉइंट से लिखेंगे, जयपुर प्रजामंडल में महिला जुलूसों का नेतृत्व दुर्गावती देवी शर्मा ने किया था। जयपुर प्रजामंडल में महिला जुलूसों का नेतृत्व दुर्गावती देवी शर्मा ने किया था। बाद में गांधी जी के कहने पर यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। बाद में गांधी जी के कहने पर यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। बाद में गांधी जी के कहने पर यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट, 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का पंजीकरण कर दिया गया। अब पंजीकरण कौन करती थी? रियासत करती थी, सरकार करती थी। तो यहां समझौता हो गया, इसके बाद हो गए। 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का पंजीकरण कर दिया गया। इस समय इसके अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। इस समय इसके अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। इस समय इसके अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट लिखेंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 और इंपोर्टेंट लगाएंगे। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 और इंपोर्टेंट। देखिए, जयपुर का, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसको कहते हैं? जयपुर के निर्माता कौन थे? जयपुर के निर्माता कौन थे? स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह ने बनवाया। आधुनिक जयपुर के निर्माता किनको कहते हैं? मिर्जा इस्माइल खान को कहते हैं। अभी देखिए, इसमें जयपुर में मुख्य रोड है जिसको क्या कहते हैं? एमआई रोड। एमआई इनका ही नाम तो है, मिर्जा इस्माइल। इन्हीं के नाम पर जयपुर में मुख्य जो रोड है वो एमआई रोड कहलाती है। तो मिर्जा इस्माइल को क्या कहते हैं? आधुनिक जयपुर का निर्माता कहते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में लिखेंगे। यह जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ। मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ। मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ। इस्माइल खान के बीच, मिर्जा इस्माइल खान के बीच हुआ। नोट लिख देंगे। मिर्जा इस्माइल खान को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। नोट,
मिर्जा इस्माइल खान को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है? नए पॉइंट से लिखेंगे। इस एग्रीमेंट में निर्धारित हुआ कि इस एग्रीमेंट में निर्धारित हुआ कि डैश करके ये 3 पॉइंट लिख देंगे। इस एग्रीमेंट में निर्धारित हुआ कि नंबर 1, जयपुर राज्य अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगा। जयपुर राज्य अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगा। नेक्स्ट, जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को ब्रिटिश विरोधी जुलूस निकालने व धरना प्रदर्शन की अनुमति होगी। जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को ब्रिटिश विरोधी जुलूस निकालने व धरना प्रदर्शन की अनुमति होगी। अनुमति होगी। नेक्स्ट, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब इसको हिंदी में लिखा हुआ भी आ सकता है। क्या आएगा हिंदी में? आएगा तो भद्रजन समझौता। अब कहीं आ जाएगी भद्रजन समझौता, तो पढ़ा ही नहीं है ना। भद्रजन समझौता पर कम आएगा, चांस कम है आने के। जेंटलमैन एग्रीमेंट नाम से ही हर जगह रहता है ये। अब इसके बाद में एक लाइन लिखिए, इस समझौते के तहत ही, एक लाइन और लिख लीजिए नए पॉइंट से, इस समझौते के तहत ही जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये पूछा जाता है बार बार कि किस समझौते के तहत। इस समझौते के तहत ही जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट लिखेंगे आजाद मोर्चे का गठन 1942। अगली हेडिंग डालेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। आजाद मोर्चे का गठन 1942। इसमें लिखें, जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने न लेने, जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने के जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में इस मोर्चे का गठन किया गया। जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने के जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में इस मोर्चे का गठन किया गया। इसका गठन बाबा हरिश्चंद्र व उनके सहयोगियों, इसका गठन बाबा हरिश्चंद्र व उनके सहयोगियों रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, हंस डी राय आदि ने मिलकर किया। हंस डी राय आदि ने मिलकर किया। इस मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट,
1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चे का गठन, जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चे का गठन जयपुर आजाद मोर्चे का विलय, गठन क्या विलय, जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। आजाद मोर्चे का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया, यह अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में आप ये ध्यान रखेंगे कि 1940 ईस्वी में जयपुर के शासक कौन है? हाँ जी, स्वाई मानसिंह द्वितीय। अब क्या है कि स्वाई मानसिंह द्वितीय है, स्वाई मानसिंह सेकंड है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो जयपुर का मंत्रिमंडल है, जयपुर मंत्रिमंडल में क्या किया? जयपुर मंत्रिमंडल में देवी शंकर तिवारी, ये देखिए देवी शंकर तिवारी है ना, ये बड़े महत्वपूर्ण है। नाम सुना है क्या? हाँ जी, देवी शंकर तिवारी का नाम सुना है? अब तो सुन लिया ना। अब इसमें ध्यान रखना है कि देवी शंकर तिवारी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं कि ये ध्यान रखेंगे, देवी शंकर तिवारी है, ये भारत के पहले गैर सरकारी सदस्य थे। भारत के पहले गैर सरकारी सदस्य जिन्हें मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। पहले सरकारी सदस्यों को किया जाता था, सदस्य जिन्हें मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। एक बात तो महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पहले भारत के ऐसे कौन से सदस्य थे, किस प्रजामंडल से थे, किसने किया, ये सारे तरह के। इसके अलावा आप दूसरे भी थोड़े से टाइम बाद में सम्मिलित किए गए हैं, हालांकि पहले ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दूसरी है दौलतमल भंडारी, ये भी बाद में सम्मिलित किए गए, पर ये सेकंड नंबर पे थे, तो ये महत्वपूर्ण है। यहां अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि देवी शंकर तिवारी को बाद में आरपीएससी का सदस्य बनाया। ऐसे प्रजामंडल के नेता जो आरपीएससी के सदस्य रहे, तो ये आरपीएससी के सदस्य भी रहे, बाद में आजादी के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो लिखेंगे 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में स्वाई मानसिंह द्वितीय ने अपने मंत्रिमंडल, अपना मंत्रिमंडल मतलब जयपुर का मंत्रिमंडल था उनका, अपने मंत्रिमंडल में देवी शंकर तिवारी को सम्मिलित किया। देवी शंकर तिवारी को सम्मिलित किया, देवी शंकर तिवारी को सम्मिलित किया। देवी शंकर तिवारी, देवी शंकर तिवारी तिवारी भारत के पहले गैर सरकारी सदस्य थे जिन्हें मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। पहले सरकारी सदस्य ही सम्मिलित हो रहे थे, भारत के पहले गैर सरकारी सदस्य जिन्हें मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया।
आजादी के बाद देवी शंकर तिवारी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। आजादी के बाद देवी शंकर तिवारी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। नेक्स्ट, देवी शंकर तिवारी के कुछ समय बाद ही दौलतमल भंडारी को भी जयपुर मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया था। देवी शंकर तिवारी के कुछ समय बाद ही दौलतमल भंडारी को भी जयपुर प्रजामंडल में सम्मिलित किया गया था। जयपुर प्रजामंडल में सम्मिलित किया गया था। यह हमारा जयपुर प्रजामंडल है। जयपुर मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया था, यह दिखना है। यह हमारा जयपुर प्रजामंडल। इसके बाद में दूसरा कौन सा प्रजामंडल स्थापित होता है? बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल। अब देखिए, बूंदी प्रजामंडल है, इस बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है? 1931 में होती है। यानी 1931 के वर्ष में दो हमारे प्रजामंडल स्थापित होते हैं, पहला जयपुर और दूसरा बूंदी। इसमें हमें ध्यान रखना कि इसके संस्थापक कौन थे, बता देंगे? हाँ जी, कांतिलाल चौथानी। और कोई इसके अलावा? कांतिलाल चौथानी के अलावा? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, ठीक है। यहां एक क्वेश्चन अपने अलग से लिखेंगे, वो यह है कि काफी पूछा जाता है कि हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति के जनक किनको कहा जाता है? जयपुर प्रजामंडल, जयपुर क्षेत्र में जन जागृति के जनक किसको कहते हैं? बताया नहीं, कैसे बताएंगे ना? हाँ जी, हाड़ौती क्षेत्र में नैनूराम शर्मा को कहते हैं। नैनूराम शर्मा है। ये क्या है कि हम आगे इनका नाम बार बार आएगा, पूछे जाते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में अगर कोई वन एंड ओनली एक आदमी का नाम लिया जाए क्रांतिकारियों में, तो वो कौन आएगा? नैनूराम शर्मा। ये प्रारंभ में क्या है कि कोटा में पुलिस में थानेदार है। थानेदार के पद से त्यागपत्र देकर और फिर क्या करते हैं, ये जन जागृति का काम करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन का नेता कौन था? नैनूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। कोटा प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। तो ये अपने को ध्यान रखना है, नैनूराम शर्मा इस क्षेत्र के प्रमुख है। और जयपुर क्षेत्र में सबसे पहले जन जागृति का काम करते हैं, वो अलग से हम प्रमुख व्यक्तित्व वो क्रांतिकारियों में पढ़ेंगे, वो अर्जुन लाल सेठी है। कौन है? अर्जुन लाल सेठी है। यहां इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक थे ऋषि दत्त मेहता। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? हाँ जी, अब देखिए यहां एक क्वेश्चन आया है हमारे, वो ये आया है कि राजस्थान में किस क्रांतिकारी का पूरा परिवार है, वो क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था। कौन से क्रांतिकारी का कूद पड़ा था? केसरी सिंह बारठ का। ये क्वेश्चन
2-3 बार आ गया राजस्थान जीके में अलग अलग कंपटीशन में। अब क्या कि अब कभी भी आएगा तो हम इसका उत्तर कर देंगे, सभी को पता है केसरी सिंह भारत। पर अब यह आएगा कि बूंदी क्षेत्र का वह परिवार जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था, वो कौन सा था? वो था बूंदी का। अपने को ये ध्यान रखने है कि बूंदी का जो परिवार है, क्योंकि अलग से बूंदी को नहीं पढ़ा जाता, बूंदी में विशेष क्वेश्चन बनते नहीं है, तो यहां का नागर परिवार है। बूंदी का नागर परिवार है जो क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था। और इस नागर परिवार में कौन लोग थे? इस नागर परिवार में नित्यानंद नागर थे। नित्यानंद नागर है, ही इनकी पत्नी थी सत्यभामा, और इनके पुत्र थे कौन? ऋषिदत्त मेहता। अब वो नागर, ये मेहता कैसे होंगे? सेट बैठ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहां क्या है कि एक जाति है, एक गोत्र है। होता है ना जाति और गोत्र में अलग अलग, समझते हैं सभी? वही चीज है यहां। ये परिवार है सत्यभामा है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गांधी जी की मानस पुत्री, गांधी जी ने इनको मानस पुत्री बनाया था अपना। गांधी जी की मानस पुत्री राजस्थान की कौन सी महिला थी? तो ये सत्यभामा थी। ये अपने ध्यान रखना। तो ये पूरा परिवार भी क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अब तो बता दो कौन है? कांतिलाल, हाँ जी। चौथानी है कि नहीं है? नहीं है, ध्यान रख लेना है। अब देखो यहां आप जब भी प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो आपको दो मिलेंगे, एक कांतिलाल मिलेगा और एक कांतिलाल चौथानी। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। कांतिलाल चौथानी हैं, ये संस्थापक थे किसके? किशनगढ़ प्रजामंडल के। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक थे कांतिलाल चौथानी। बूंदी प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांतिलाल थे। तो ये दो कांतिलाल हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। दो तो कांतिलाल है, 3 कन्यालाल है। कन्यालाल भी 3 आते हैं अपने प्रजामंडल में, बात करेंगे जब आएंगे तब, ठीक है? तो इनको अपने ध्यान रखना है। बस बूंदी प्रजामंडल में कोई विशेष घटना नहीं होती, इतना सा ही रहता है, आप नोट कर देंगे इसको। बूंदी प्रजामंडल स्थापना 1931 ईस्वी, संस्थापक ऋषिदत्त मेहता, पहले अध्यक्ष कांतिलाल। इसके बाद में नोट लिखेंगे, किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल चौथानी थे। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल चौथानी थे। नेक्स्ट लिखेंगे, बूंदी का पूरा नागर परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था। बूंदी का पूरा नागर परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था। इस परिवार में सम्मिलित थे, 3 नाम लिख लीजिए। नित्यानंद नागर, आगे लिखेंगे पिता, सत्यभामा माता, ऋषिदत्त मेहता पुत्र। नित्यानंद नागर, सत्यभामा, ऋषिदत्त मेहता, पिता माता पुत्र।
नेक्स्ट लिखेंगे सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री, गांधी जी की मानस पुत्री को इन्वर्ट में लिख के अंडरलाइन करेंगे। सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है, मानस पुत्री कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे हाड़ौती क्षेत्र में जनजागृति का जनक नैनूराम शर्मा को कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में जनजागृति का जनक नैनूराम शर्मा को कहते हैं। तीसरा प्रजामंडल कौन सा है? हाड़ौती प्रजामंडल। अब देखिए हाड़ौती प्रजामंडल है, इस पे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। इसकी स्थापना कब होती है? और इसके संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना कब हुई है? 1934 ईस्वी में हुई। संस्थापक कौन है? नैनूराम शर्मा इसके संस्थापक है। और अपने को ध्यान रखना है कि यह प्रजामंडल मृत प्राय रहा, इसने कोई कार्य नहीं किया। यह प्रजामंडल मृत प्राय रहा। हाड़ौती प्रजामंडल। बस ये तीन बातें इसमें लिख देंगे आप, स्थापना, संस्थापक और इसने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। इसके बाद में प्रजामंडल आएगा, वो आएगा मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल काफी लंबा रहेगा, काफी घटनाएं रहेगी, उनको हम कल देखेंगे। आज इतना ही।